जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। पंख होगा, अक्षर होगा, कार्य होगा या फिर आज्ञा होगा। तो बात कर लें, अक्षर, कार्य और आज्ञा ये तीनों जो है ये तत्सम शब्द है। क्या है? तो तत्सम शब्द है। पंख जो है ये तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। पंख का तत्सम क्या होगा? तो पक्ष हो जाएगा। अक्षर का तद्भव की बात करें तो अक्षर का जो तद्भव हो जाएगा आखर हो जाएगा। कार्य का तद्भव काज हो जाएगा और आज्ञा का जो तद्भव हो जाएगा आन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आगे जब प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है, पूरे ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। पूछा गया है तत्सम नहीं है। पक्ष होगा, वायु होगा, साई होगा या फिर राजा हो जाएगा। तो यहां पर पक्ष की बात करें तो पक्ष तो तत्सम है ही, अभी आपको बताया। वायु भी तत्सम है और राजा भी तत्सम है। राजा क्या है? तो राजा भी तत्सम है। जरूर ध्यान रखें, यहां पर जो साई दिया हुआ है क्या? तो साई है, ये तद्भव शब्द है। क्या है? तो साई जो है ये तद्भव शब्द है। साई का जो तत्सम हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा स्वामी हो जाएगा। क्या? तो साई का तत्सम स्वामी हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी, भोजपुरी, कौरवी या फिर मैथिली। तो आपको बताना है वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है। तो वाराणसी में, गोरखपुर में, आरा में ये सब यहां पर जो है भोजपुरी भाषा बोली जाती है। क्या? तो भोजपुरी बोली जाती है। जरूर ध्यान रखिए। तो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ पर अगर पूर्वी क्षेत्रों में पूछा होता, उत्तर प्रदेश के जैसे अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, गोंडा हो गया, यहाँ पर बात करता तो अवधी भाषा बोली जाती। क्या? तो अवधी बोला जब जो है बोली जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर दिया हुआ है, कमरा है, कमेटी है और कान है। यहां पर बताना है कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। तो कमर, कमरा, कमेटी ये सब विदेशी शब्द हैं। जबकि कान की बात करें तो ये तद्भव शब्द दिया हुआ है। कान का जो तत्सम होगा कर्ण हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर कान हो जाएगा। तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है वो अपने स्कोर में 1 नंबर जरूर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। बस आपको थोड़ा शिद्दत बना करके, पूरा कंसंट्रेशन बना करके अंत तक वीडियो में बने रहना है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर उपनिषद में। तो बात करें कि छंद का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में। कहां पर? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे, अवश्य ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों से, यति में, दोनों में ही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पता है सभी को, छंद जो होता है ये चरण भी होते हैं और यति भी होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर दोनों में ही हो जाएगा। ध्यान रखिए, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? आपको बताना है कि जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, यानी कह सकते हैं सममात्रिक छंद। तो पता है, कई बार हमने आपको बताया है। चौपाई होगा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती? तो 16 मात्राएं होती। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। बात करें दोहा का तो 13 11 और 11 13, सोठा दोहा का उल्टा होता। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्त्र, वर्णन, आभूषण या फिर विशिष्ट। तो बताना है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है, वर्णन होता है, आभूषण होता है या फिर विशिष्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आभूषण हो जाएगा। क्या? तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये आभूषण होता है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार? आपको बताना है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। प्रश्न पूछा जाता है अलंकार कितने प्रकार का होता है?
तो अलंकार की बात करेंगे तो सिंपल जब पूछा जाएगा तो दो लगा देना, कौन कौन से, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। कितने प्रकार, तो दो प्रकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार यहां पर पूछा गया है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो मनुष्य और मनुष्य दोनों जो है, मनुष्य जो है दो बार आया है। कितनी बार आया है, तो दो बार, और दोनों जगह पर जो है अर्थ है अलग अलग है। तो जब शब्द दो बार आए और दोनों जगह पर अर्थ अलग अलग हो, तो कई बार हमने आपके बता चुका है, हमने आपको कई बार बताया है, क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्या, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, क्या हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। श्लेष की बात करें, जब एक शब्द कई बार है उसके अर्थ जो है अलग अलग हो, कई अर्थ हो, तो ध्यान रखना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी के जहां पर कई अर्थ हैं तो ध्यान रखना है पानी के अलग अलग अर्थ हैं, क्या हो जाएगा, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखना है। रूपक अलंकार जहां भेद रहित आरोप किया जाए, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। गलती नहीं। अनुप्रास क्या हो जाएगा, रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम में क्या हो जाएगा, जहां पर रिप्यूट हो वर्ण क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आगे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, रूपक अलंकार। तो बिन पग चलें सुनई बिन काना क्या हो जाएगा, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो विभावना होता है। क्या, तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताइए। प्रेम, हास्य, उत्साह, सुख। यहाँ पर श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है ये रति होता है। क्या होता है, तो रति होता है, लेकिन रति यहाँ पर दिया नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, तो प्रेम हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो कई बार हमने आपको बताया है किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को। किसे, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। रति है, हास्य है, उत्साह है या फिर शोक है। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है ये शोक होता है। क्या, तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है ये शोक होता है। अभी आपको हमने बताया श्रृंगार का क्या होता है, तो रति होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। 8, 9, 10, 11। तो आपको बताना है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है ये कितनी है, तो 8 है। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस। तो कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो कवि बिहारी की बात करेंगे तो ये श्रृंगार रस के कवि हैं। किसके हैं, तो श्रृंगार रस के कवि हैं बिहारी। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या फिर पहाड़ी। तो हम आपको कई बार बताए हैं अवधी बोली जाती है, पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अवधी, कन्नौजी भी बोली जाती है और ब्रजभाषा भी बोली जाती है। जबकि पहाड़ी जो है, पहाड़ी ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। कौन सी भाषा नहीं बोली जाती, तो पहाड़ी नहीं बोली जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। गुरुमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि या फिर तमिल लिपि। तो हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो बात करेंगे किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में। किसमें, तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी यूपी भाषा से संबंधित बोली कौन सी। अवधी, भोजपुरी, बुंदेली या फिर कन्नौजी। तो पूर्वी हिंदी, अभी आपको हमने बताया है कि पूर्वी हिंदी कहां पर बोली जाती, तो पूर्वी हिंदी जो बोली जाती है, पूर्वी हिंदी यूपी भाषा से संबंधित बोली कौन सी, यानी पूर्वी भाषा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बताना है आपको। जो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवधी हो जाएगा। क्या, तो पूर्वी में क्या बोला जाता, तो अवधी बोला जाता। अवधी में, तो पूर्व में कौन कौन सा जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता, तो जैसे मान के चले अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, यहाँ पर क्या बोली जाती, तो अवधी भाषा बोली जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई। अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बघेली। तो रामचरितमानस की रचना जो हुई है ये अवधी भाषा में हुई। किसने किया है रामचरितमानस की रचना, तो गोस्वामी तुलसीदास ने। किसने, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि रामायण की रचना किसने की है। रामायण की रचना जो है किसने की है, कमेंट करके जरूर बताना है किस भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, महाजन शब्द में कौन सा समास होगा। सर्वप्रथम बात कर ले समास की, तो समास के कितने भेद होते, तो 6 भेद होते। कितने,
तो 6 भेद होते समास के। यहाँ पर क्रमधारय दिया हुआ है, द्वंद्व है, दिगु है, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास की बात करें तो जहां पर दोनों पद प्रधान हो, दिगु समास में जहां पर पहला पद संख्यावाची हो, अव्ययी भाव समास में आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। क्या लगा हुआ मिलेगा? तो उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि यथा रुचि हो गया, आजीवन हो गया, तो रुचि में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बात करें कर्मधारय समास की, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध होगा। क्या होगा? तो विशेषण और विशेष का संबंध होगा। महाजन, महान है जुजन। क्या? तो महाजन यानी कि महान है जुजन, तो यहां पर विशेषण विशेष का संबंध है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो भी अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो निश्चित ही प्रश्न तुरंत क्लिक करेंगे और आपका राइट होगा। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची हो, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो, कर्मधारय समास विशेषण विशेष का संबंध हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वह वीर समास हो जाएगा। जहां पर दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे की तरफ इशारा होता है, वहां पर वह वीर समास होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, देव जो मानव है या किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव कर्मधारय, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो देव जो मानव है, क्या है? तो देव जो मानव, विशेषता बताई जा रही कि देव है, मानव है, जो देव है, देव जो मानव है, तो क्या हो जाएगा? जब विशेषण विशेष का संबंध हो तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास की बात करें तो कारक चिन्हों का लोप होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध में स्थिर जो है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष, आलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष। तो जब युद्ध में स्थिर रहने वाला हो, जब कारक चिन्ह विद्यमान हो, युद्ध में स्थिर रहने वाला हो, तो क्या हो जाएगा? आलुक तत्पुरुष हो जाएगा। क्या? तो आलुक तत्पुरुष यहां पर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तेज, बुद्धिमान, मीठा या फिर पहला। यहां पर आप कर लीजिए बहुत तेज। क्या कर लीजिए? तो बहुत तेज कर लीजिए। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण तेज चलता है? विशेषण तो तेज हो, लेकिन बहुत तेज तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी, पापी में कौन सा विशेष? पापी हो, बेईमान हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, तो ये क्या होता है? गुण ही होता है। पापी, भला, बेईमान, बुरा, अच्छा। ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक में संख्या आएगा, सार्वनामिक में सर्वनाम आपको मिलेगा, परिमाणवाचक में नापने तौलने का जो कुछ होगा। तो पापी में क्या हो जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों 25 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, आप कितना स्कोर कर पाए, कमेंट करके जरूर बताएं। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करके जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।